हेलो, बहुत बहुत स्वागत है चैनल 360 डिग्री जीएस में। और मैं अमित कुमार एक नए वीडियो को लेकर आपके साथ आया हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं, खासकर बीपीएससी का जो एग्जाम्स है, बीपीएससी में भी किस पद के लिए, हेड टीचर के लिए। बीपीएससी में हेड टीचर यानी प्रधान शिक्षक की जो बहाली आने वाली है, जिसकी विज्ञापन संख्या आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि 4/2022 है। इस वैकेंसी के जिसकी विज्ञापन संख्या आप जान रहे हैं कि 4/2022 है। इस वैकेंसी के बारे में हम जानेंगे कि इसकी कम से कम समय में कैसे अच्छी से अच्छी तैयारियां हम लोग कर सके। इसके लिए सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं इस एग्जाम में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाने हैं। और 150 प्रश्न जो है हम सब लोग जानते हैं कि यह 2 भाग में डिवाइडेड है। 150 प्रश्न में 75 जो प्रश्न है वो आपको जीएस यानी जनरल स्टडी से रिलेटेड है, और बाकी के जो 75 प्रश्न है वो आपको आपके प्रशिक्षण से संबंधित है। बाकी के जो 75 प्रश्न है वो आपके प्रशिक्षण से संबंधित है। प्रशिक्षण में डीएलएड हो सकता है, बीएड हो सकता है, डीपीई हो सकता है, इस तरह और भी कई सारे ट्रेनिंग कोर्स हो सकते हैं। इन सभी से इस 75 में दोनों हाफ ऑफ डिवाइडेड है, और इसमें हम जानते हैं कि ये 150 प्रश्न जो है इसके लिए कुल 150 अंक भी है। मतलब एक प्रश्न आपको 1 अंक के होंगे। लेकिन इसमें सबसे एक सतर्क रहने वाली बात यह है, इस एग्जाम में जो कि बीपीएससी एग्जाम में जनरली नहीं होता है, किसी किसी एग्जाम में होता भी है, उसी तरह इस एग्जाम में भी नेगेटिव रखा गया। और नेगेटिव का मात्रा क्या है? 0.25, यानी 0.25 ईच क्वेश्चन, प्रति प्रश्न पर 0.25 नेगेटिव है। इसका मतलब है 0.25, 0.25, 0.25 और 0.25, यानी 4 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो ये 4 गलत क्वेश्चन आपके एक सही क्वेश्चन को भी ले डूबेगा, यानी आपके एक सही क्वेश्चन का नंबर भी माइनस होगा, दैट्स कॉल्ड नेगेटिव। यानी 4 अगर गलत होते हैं तो 4 गलत प्रश्न का नंबर तो कटा ही कटा, और एक साथ में 5वां सही प्रश्न भी चला जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन आपके चल जाएंगे। तो नेगेटिव में थोड़ा सतर्क रहना है। इसलिए तभी सतर्क रह सकते हैं जब आपको सिलेबस या उसकी तैयारी के बारे में पूर्ण जानकारी होगी, तैयारी पूरी होगी, तब ऐसे नहीं रह सकते। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि कैसे कम से कम समय, मैंने तो टारगेट रखा है कि 15 दिन के अंदर में इसकी संपूर्ण तैयारी किया जाए कि हमारा एग्जाम क्रैक होने लायक तैयारी हो सके। इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा। और आज की जो चर्चा है वो 75 प्रश्न और ये 75 प्रश्न, इसमें इसकी चर्चा के लिए मैंने अलग वीडियो तैयार किया है और इसके लिए अलग वीडियो तैयार किया है। और आज का जो मेरा है ये इसी टॉपिक पे मेरी चर्चा होगी कि जीएस के 75 प्रश्न की तैयारी में 15 दिन में कैसे कंप्लीट करें। तो आते हैं टॉपिक पे, इसकी चर्चा करते हैं। और इसकी भी इस टॉपिक पे भी मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। तो इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कई सारे टॉपिक्स हैं, आप पहले से भी जानते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान का टॉपिक है, इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक है, भारत के भूगोल का टॉपिक है, प्रारंभिक गणित है, मानसिक योग्यता है। सबसे पहले टॉपिक में सामान्य विज्ञान की चर्चा है, तो उस पर चर्चा करते हैं। आपको ये तो पता है कि हेड टीचर जो है वो प्रारंभिक और मिडिल स्कूल के जो होंगे उनको हेड टीचर बोलेंगे, और हाई स्कूल और 10+2 के लिए जो एग्जाम्स हाल फिलहाल हुए हैं उसको हम लोग हेड मास्टर बोलते हैं। दोनों पद के लिए अलग अलग नामाकरण है, हेड टीचर और हेड मास्टर, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, दोनों में अंतर है। तो हम लोग हेड टीचर के सिलेबस की भी बात कर रहे हैं, प्रारंभिक और मिडिल स्कूल के लिए। तो सबसे पहला जो सिलेबस में टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान का। और सामान्य विज्ञान के टॉपिक में जब आपने सिलेबस पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा तो ये जान लीजिए कि उसमें लिखा हुआ है सामान्य, सब पर ध्यान देंगे, सामान्य बेसिक विज्ञान, सामान्य बेसिक विज्ञान, यानी सामान्य विशेष विज्ञान नहीं है, बेसिक विज्ञान। अब बेसिक विज्ञान का ऐसा विज्ञान, बेसिक विज्ञान का मतलब यहाँ समझना है कि बीपीएससी जो कहना चाहती है कि ऐसा विज्ञान जो हर किसी ने पढ़ा है, जो भी शिक्षित लोग हैं जो इस परीक्षा को दे रहे हैं उन्होंने कभी न कभी वैसे विज्ञान को पढ़ा है और उसी में से पूछा जाना है। तो ऐसा कैसे होगा? तो बिल्कुल होगा,
सोच रहे हो कितने लोग आईए का एग्जाम दिए, कितने ICOM, कितने ISC, सब लोगों ने अलग अलग किया है, तो फिर ISC तो साइंस है, बाकी कॉमर्स आर्ट्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिक विज्ञान का यहाँ सेंस है 10th तक क्लास तक तो हर लोगों ने साइंस को पढ़ा है, तो वह 10th क्लास तक के लेवल का विज्ञान आपका कंप्लीट रहना चाहिए। वही यहाँ पे बेसिक विज्ञान करने का सेंस है। उसी साइंस में से सवाल पूछा जाएगा, उससे बिल्कुल भी बाहर नहीं पूछा जाना है। तो आपको साइंस के अंतर्गत 10th तक का कंप्लीट करना है। तो 10th तक में भी कम सिलेबस नहीं है, तो इसको कम समय में हमको करना है। उसी वीडियो में हम उसी के लिए सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। वीडियो में कम समय में कैसे करें, तो 10th तक के लिए आप सबसे बेटर है 9th और 10th 2 क्लास के साइंस के ऑब्जेक्टिव को आप कर लें। 9th और 10th का बुक ले लें किसी प्राइवेट संस्करण का, और उसके ऑब्जेक्टिव लास्ट में होते हैं या बुक के बीच में होते हैं, उससे आप ऑब्जेक्टिव को सिर्फ रिवाइज करके कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर दूसरा इजी तरीका है 9th 10th के साइंस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने का, 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम का जो मैट्रिक का गेस्ट पेपर जो जिस बच्चे ने पिछले साल या इस साल दिया है, उससे गेस्ट पेपर लेके उसके साइंस सेक्शन के ऑब्जेक्टिव को आप एक साथ कर सकते हैं, और उसमें काफ़ी मात्रा में ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं। ये दोनों तरीके में से आप किसी एक तरीका को अपना के कम से कम समय में 15 दिन के अंतर में सामान्य बेसिक विज्ञान को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद का टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये अभी आपने सिलेबस में देखा होगा, और सिलेबस में यह आपने देखा होगा कि इसके बाद लिखा हुआ है बिहार की घटनाओं से जुड़े हुए, बिहार की घटनाक्रम के साथ। यानी इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन है। करंट अफेयर्स में आपको भारत, विश्व और बिहार तीनों सेक्शन को इसमें कवर करना है, सिलेबस में जो कहा जा रहा है। तीनों के सिलेबस करंट अफेयर्स को कम समय में कवर करना बहुत ही टफ है, खासकर हम लोग ने जो 15 दिन का टारगेट रखा है उसमें। लेकिन इसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक्स है। क्या? तो आप करंट अफेयर्स के लिए किसी भी एग्जाम के लिए, बीपीएससी के लिए निश्चित रूप से कम 1 साल का 1 ईयर का करंट अफेयर्स आपको ये कंप्लीट होना चाहिए। 1 ईयर, लेकिन समय कम है, तो 1 ईयर अगर ना हो पाए तो कम से कम 6 महीने का तो आपको होना ही चाहिए। और 6 महीने का कैसे कर सकते हैं? तो 6 महीने का करने के लिए आपको एग्जाम जिस डेट को है, एग्जाम से 1 महीना 1.5 महीना पीछे आ जाइए। एग्जाम मान लीजिए एग्जाम फरवरी में है, तो फरवरी में है तो आपको दिसंबर तक का टोटल जीके करंट अफेयर्स रहना चाहिए। फरवरी में है तो जनवरी और फरवरी का छोड़ दीजिए, तो दिसंबर तक का रहना चाहिए। और वहां से अगर 6 महीने का करते हैं, यानी पिछले साल का जून से दिसंबर, अगर 1 साल का करते हैं तो पिछले साल जनवरी से दिसंबर, यानी परीक्षा एग्जाम डेट से 1.5 महीना बैक जाकर वहां तक का करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं। तभी कम समय है तो 6 महीने का ही कोशिश करें करने के लिए। और 6 महीने में विश्व थोड़ा कम सम करें, भारत और बिहार पे ज्यादा फोकस करें। इसके लिए आप किसी भी एक जो सालाना आता है या मंथली भी, या मंथली तो नहीं, 6 मंथली या ईयरली जो बुक आता है उसमें से किसी एक पतली सी बुक को लेके आप उसी को 1 बार से ज्यादा 2 बार कम से कम रिवाइज कर सकते हैं। उससे ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इतिहास का टॉपिक। सबसे पहले इतिहास एक बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको हम कम से कम समय में अपने एग्जाम के लायक कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतिहास में हम सब लोग जानते हैं कि प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, सिलेबस आप लोगों ने पढ़ा होगा बीपीएससी या टीचर का, उसमें प्राचीन भारत बिल्कुल नहीं छूना है और ना ही मध्यकालीन भारत। दोनों प्राचीन और मध्यकालीन भारत को इस सिलेबस में नहीं रखा गया, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है। तो ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। और अब बचा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास को भी लोग लगातार बुक उठा के पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आधुनिक भारत के इतिहास में से सिर्फ हमें भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम या भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष की जो कहानी है उसे पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की बात करें और उसमें बिहार का जो स्पेशली पुटअप रहेगा उसे पढ़ना है। तो आप तो पहले ऐसे भी जान रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसके तहत हम आधुनिक भारत में भी पूरा नहीं पढ़ेंगे। जैसे आधुनिक भारत में विदेशी कंपनियों का जो आगमन हुआ उसको उस पर विशेष जोर नहीं देंगे, कैसे कंपनी आई, कैसे बिजनेस है, इसको नहीं। इसमें कोशिश करेंगे अगर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है तो 1757 से लेके 1947 तक, यानी भारत के आज़ादी तक 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेके
और भारत की आज़ादी तक के इतिहास को कवर करने का कोशिश करें, क्योंकि 90% सवाल, अधिकतर सवाल या मोर देन 90% भी मैं बोल दूँ तो इसी सेक्शन से आने हैं। तो आपका इतिहास का सेक्शन बिल्कुल छोटा हो गया, यानी आपको इस 190 साल के इतिहास में से ही आना है। देखने में तो 190 साल बहुत बड़ा, ये भी सेक्शन बहुत बड़ा है, लेकिन इस सेक्शन में भी आप किसी भी बुक का सहारा ले सकते हैं। लुसेंट है, अरिहंत है, क्राउन है, किसी जिस बुक से आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और इस 190 साल के इतिहास को भी आप और छोटा कर सकते हैं। इस 1757 से 1947 में भी, इसके अंदर भी 1857 से लेकर 1947 तक के इतिहास में से ही ज़्यादातर सवाल आते हैं और इस बार भी आएंगे बीपीएससी में। यानी 1857 से, यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में। और किसने कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको? तो वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने। ये भी सवाल कई बार पूछा हुआ है। इससे हम लोग करेंगे 1947, यानी 190 साल में से आप 100 साल हटाइए, सिर्फ 90 साल के इतिहास में से 90% सवाल आने हैं। और इसको और छोटा मैं कर दूं अपने स्तर से, तो इसमें से भी इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है हमारा 1905 से लेकर, इसमें भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा 1905 से लेकर 1947 तक, यानी स्वदेशी आंदोलन से लेकर 1947 है। स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह है, कई क्रांति है, कई भगत सिंह की फांसी से लेकर उनके द्वारा की गई क्रांतियां हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस का आज़ादी, इन सारी सेक्शन से काफ़ी सवाल आने हैं। इन सारे सेक्शन को आप कवर करते हैं तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। और इसमें ध्यान रखना है कि बिहार के जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम पुरुष हैं उनको नहीं भूलना है। जयप्रकाश नारायण है, स्वामी श्रद्धानंद है, आपको बाबू वीर कुंवर सिंह है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, श्री कृष्ण सिंह है, और भी कई सारे विभूति हैं, उनको याद रखना है। जैसे इसी के अंतर्गत महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह अपने ही यहाँ से, बिहार से ही हुआ। आप देख ही रहे हैं कि 1937 अधिनियम के बाद जो प्रथम कांग्रेसी सरकार बनी, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जो क्योंकि उस समय बिहार में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे, हर राज्य के मुख्यमंत्री को। उसके अलावा है कि बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना किन लोगों ने की, कब की, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, जो स्वतंत्रता आंदोलन में सचिवालय पर जो झंडोत्तोलन हुआ उसमें कितने विद्यार्थी शहीद हुए। इस तरह कई सारे रिलेटेड आपको बिहार से पढ़ने होंगे, लेकिन इस पीरियड का अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहीं से सवाल छूटने मुश्किल। इसके बाद बात करें तो इसके बाद हमारा एक सेक्शन है भूगोल का। तो भूगोल में हमें विश्व भूगोल को छोड़ देना है, उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में ये शामिल नहीं है। विश्व भूगोल नहीं पढ़ना है, लेकिन विश्व भूगोल छोड़ देना है। लेकिन कुछ सेक्शन आपको विश्व में याद करके जाइए। भले ही बीपीएससी बोला है विश्व भूगोल नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन एक दो सवाल उसमें से रह सकता है। जैसे फेमस जो 20-30 कंट्री है, देश है, उनकी राजधानी और मुद्रा जरूर कर ले, जो खास अभी कुछ महीनों में चर्चा में रहे हैं। जैसे यूक्रेन, रूस का युद्ध हो रहा है, यूक्रेन की राजधानी पूछ सकता है, जो आप जानते हैं कि उसकी राजधानी है। रूस की राजधानी पूछ दे, दोनों की मुद्रा पूछ दे। इस तरह 25-30 देश जो हैं जो कई महीनों में इंपॉर्टेंट रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, उसका जरूर याद रख ले। इसके अलावा पर जो सबसे बड़ा आइलैंड है, द्वीप समूह है, सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा महासागर है, तो इन सारी चीज़ों को जो महत्वपूर्ण है, विश्व भूगोल नहीं है फिर भी उसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसे विश्व भूगोल का मोटा सेक्शन नहीं पढ़ना। हाँ, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल आपको पढ़ना है। बिहार और भारत के भूगोल में चारों तरफ का उसका जो प्राकृतिक वातावरण है, बिहार में जो उसका चारों तरफ का प्राकृतिक वातावरण है, कितने तरह के कृषि क्षेत्र हैं भारत में, बिहार में कितने तरह के कृषि क्षेत्र हैं, बिहार में कृषि के तहत और भारत में कृषि के तहत कितने प्रकार के फसल का उत्पादन करते हैं। इन जैसे दोनों जगह हम लोग 3 प्रकार का फसल एक साल में उत्पादन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, जिसको गर्मा भी कहते हैं। इसके तहत कौन कौन से फसल आते हैं ये पूछा जाता है। जैसे गेहूं पूछ दिया, धान पूछ दिया। इसके अलावा ये कब बोए जाते हैं तीनों, कब तीनों काटे जाते हैं। इसके अलावा मुख्य जो खाद्यान्न है उसका मेन उत्पादक राज्य कौन है, ये कई बार पूछा गया। जैसे खासकर गेहूं का, चावल का, कपास का, मसाला का, गन्ना का, काजू का, ये 5-6 जो मैंने बताया ये कई बार पूछे। इसके प्रथम राज्य को आप याद कर ले, जूट का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा है कि भूगोल के तहत आप याद कर सकते हैं सबसे बड़ा एनएच, सबसे छोटा एनएच, और ये आपको पता चाहिए कि वाटर एनएच भी है। भारत के अंदर 6 राष्ट्रीय जलमार्ग भी हैं, उसमें पहला कौन है, सबसे बड़ा कौन है, कितने बड़े बंदरगाह हैं भारत, 12 बड़े बंदरगाह हैं, कौन पूर्वी तट पे कितने हैं, पश्चिमी तट पे कितने हैं, भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई, ये सारी चीज़ों को भूगोल में मोटा मोटी भारत के आसपास आपको अराउंड रखना है। भारत में जो पूरी भूमि पर ज्वालामुखी कहीं नहीं है, सिर्फ अंडमान में है। द्वीप समूह सबसे बड़ा कौन है,
ये सारी चीज़ें, भारत के सबसे ज़्यादा किस देश के साथ बॉर्डर लगता है, बांग्लादेश के साथ है। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन में क्या है, इसमें बिहार को भी आप इसमें रखेंगे। जैसे बिहार में कौन सा एक्सप्रेस पे गुजर रहा है, गंगा नदी कितने जिलों से गुजरती है, गंगा नदी बिहार के किस जिले से सबसे पहली बार प्रवेश करती है और किस जिले से निकलती है, गंगा नदी के उत्तर में कितने राज्य हैं, दक्षिण में कितने राज्य हैं, गंगा नदी बिहार के चारों तरफ की चौहद्दी कितने कितने स्टेट हैं, कौन कौन सा स्टेट है। इसके अलावा बिहार का कृषि क्षेत्र कौन कौन सा है, कौन सा बिहार का उत्तरी बिहार उपजाऊ है कि दक्षिणी बिहार उपजाऊ है, कौन सी खेती कहाँ पर होती है। प्राकृतिक संसाधन भी आपको याद रखने हैं। अभी हाल फिलहाल जैसा आपने जाना कि बिहार में सोना का बहुत बड़ा भंडार मिला है, जो भारत में अभी तक का सबसे बड़ा भंडार है जमुई में। तो इस तरह का करेंट भी काम करेगा और भूगोल में भी काम करेगा। और ये पूरे राज्य के लिए भी आप याद कर सकते हैं कि सोना में प्रथम राज्य कौन है, कोयला उत्पादन में कौन है, लौह इस्पात के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है, बॉक्साइट में कौन है, अभ्रक में कौन है। इस तरह का ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और इस अराउंड जितना मैंने बोला, इस टॉपिक के अराउंड भी करते हैं तो आपके काफ़ी सवाल पकड़ में आ जाएंगे। कहाँ पर गंगा का नाम भागीरथी है, कहाँ उसका नाम गंगा है, गंगा कब उसका नाम पड़ता है, कौन अलकनंदा के साथ कौन सी नदी मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको भूगोल में ध्यान रखने हैं। इसी के अराउंड पढ़ेंगे तो 15 दिन में मैक्सिमम सवाल आपके पकड़ में आ जाने हैं। इसके अलावा हमारा एक सेक्शन है राज्य व्यवस्था। इसके बाद हमारा एक सेक्शन है राज्य व्यवस्था का। राज्य व्यवस्था जिसको राजनीति शास्त्र पॉलिटी भी कर सकते हैं कि हमारे जो भारतीय संविधान है उनका निर्माण कब हुआ, कितनी ईस्वी हुआ, किस मिशन के कह सकते हैं, किस मिशन के सलाह पर हुआ। तो कैबिनेट मिशन की सलाह पर 46 में हुआ संविधान सभा का गठन हुआ। कितने उसमें मेंबर थे, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी संविधान सभा में, कौन अस्थायी अध्यक्ष बने, कौन अस्थायी अध्यक्ष बने, कितनी समितियां थी, कौन समितियां महत्वपूर्ण थी, किस समिति के अध्यक्ष हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। इसके अलावा संविधान बनने में कितना समय लगा, कितने वाचन हुए, कितने रुपए खर्च हुए, कितना अनुच्छेद उस समय था, अभी कितना अनुच्छेद। इसके अलावा हमारा जो है पंचायती राज का सिस्टम से सवाल आने हैं सिलेबस के अनुसार देखें तो 73वां जो हमारा पंचायती राज की बात करें तो हमारा जो 73वां संविधान संशोधन था कब, 1993 ईस्वी में। इसके अलावा हमारा 74वां संविधान संशोधन था वो भी 1993 ईस्वी में। तो ये हमारा पंचायती राज से रिलेटेड है, ये हमारा नगर निगम नगर पालिका से रिलेटेड है। इसमें टोटल कितने विषय थे तो 29, इसमें टोटल कितने 18 विषय, कितनी अनुसूची में ये दोनों शामिल है। इसके अंतर्गत सबसे पहले कहाँ पंचायती राज का गठन हुआ, किस राज्य में हुआ, कब हुआ, किन के द्वारा किया गया। इसके अलावा हमारे संविधान ये राज्य व्यवस्था के अंतर्गत योजनाएं पूछी जानी है, कितनी योजनाएं हैं। तो योजनाओं के विकास योजना पूछी जानी है। तो विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार की भी योजनाओं को आपको कुछ ध्यान रखना है और बिहार सरकार की भी योजनाओं। ऐसा नहीं कि योजनाएं में ये 6 महीना साल भर में जो योजनाओं का मतलब है अभी और कुछ साल पहले की भी योजनाओं को, जैसे खाद्य सुरक्षा योजना, मनरेगा योजना है, डिजिटल इंडिया योजना है, जनधन योजना है, आयुष्मान भारत है। ये सब कई सारी योजनाओं को आपको याद रखना है। इसमें याद क्या रखना है, तो इसमें याद रखना है कि किस आयु वर्ग के लिए योजनाएं हैं, इस योजना से क्या लाभ है, ये योजना कब शुरू हुई। बस ये 3 चीज़ उसमें याद रखना है। इसके अलावा बिहार से संबंधित है कन्या विवाह योजना है, स्नातक कन्या प्रोत्साहन योजना है, बालिका साइकिल योजना है। कई सारी योजनाओं बिहार और भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको कंप्लीट रखना है। तो योजना में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कब वो शुरू हुई, किस एज ग्रुप से वो लाभ हो रहा है और उसके तहत अगर राशि दे जा रही है या कोई लाभ दिया तो कितनी राशि है, क्या लाभ उसके तहत दी। बस ये 3 चीज़ों को योजनाओं का याद रखना। देश की राजनीतिक प्रणाली का भी एक टॉपिक है। तो राजनीतिक प्रणाली में राजनीतिक प्रणाली कैसे है, तो हमारे यहाँ राजनीतिक प्रणाली लोकतांत्रिक है, संसदीय व्यवस्था है, एकल नागरिकता है, उसके तहत बहुदलीय व्यवस्था हमारे यहाँ है। बहुदलीय व्यवस्था किस अनुसूची में है, कब दल बदल कानून जो 1985 में आया वो है। उसके अलावा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कैसे सदस्य, चुनाव आयोग का क्या क्या अधिकार है, पार्टियों के लिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए क्या क्या रूल्स हैं, कैसे राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी कैसे बन जाती है, कितनी राष्ट्रीय पार्टी है भारत में और कौन कौन है। ये इस तरह भारत में संसदीय व्यवस्था में अस्थायी सदन कौन है, अस्थायी सदन कौन है। इसके अराउंड में अगर आप हम लोग करेंगे तो समझिए कि जीएस का ये पोर्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा हद तक कंप्लीट होगा। अगले पोर्शन करें तो हमारा है प्रारंभिक गणित और मानसिक योजना, माने मैथ और रीजनिंग। मैथ की बात करें तो मैथ बहुत विशेषज्ञ, जिस तरह साइंस की तरह है उसी तरह मैथ की तरह भी बहुत विशेषज्ञ नहीं बनना है। बस एक मोटा मोटी यानी चूंकि हम लोग प्रारंभिक और यानी प्राइमरी और मिडिल स्कूल के हेड टीचर के लिए भर रहे हैं तो कम से कम, वैसे 10th तक कंप्लीट है तो बेटर है, नहीं तो कम से कम 8th तक का मैथ तो आपका रिवाइज होना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 क्लास से
8 क्लास तक के मैथ को आप रिवाइज कर लें। और कैसे रिवाइज करें वो भी मैं बताता हूँ। किसी भी बच्चे का 5, 6, 7, 8 4 क्लास का 5, 6, 7, 8 का प्राइवेट संस्करण का कोई भी बुक हो, भारती भवन हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, एस चांद हो, कोई भी हो, उसके 5, 6, 7, 8 चारों क्लास के प्रत्येक चैप्टर को नहीं बनाना है। उस चैप्टर के पहले एग्जाम्पल से उदाहरण से होंगे, उस उदाहरण को सिर्फ आप बना ले। सिर्फ 5, 6, 7 सभी चैप्टर के एग्जाम्पल्स को, नॉट चैप्टर में जाएंगे प्रॉब्लम्स होगा, समय लगेगा, फंसेंगे, समय बर्बाद होगा। एग्जाम्पल्स को सिर्फ बना ले। एग्जाम्पल्स अगर नहीं बनता है तो उसमें आंसर दिया हुआ आप समझ के बना सकते हैं, इजी वे से किसी से हेल्प लेकर समझ सकते हैं और जल्दी भी होगा। तो इस एग्जाम्पल्स को सिर्फ बना ले तो निश्चित रूप से आपको इस एग्जाम जो आने वाले हैं बीपीएससी हेड टीचर, उसमें के गणित में आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पहले से भी आपका गणित थोड़ा बहुत कमजोर रहा है, मुश्किल रहा है, तो भी अगर जो जानते हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अच्छे से इसको और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग नहीं जान रहे हैं, जिनको डर है, गणित से थोड़ा सा संकोच होता है, वो कम से कम इतना कर ले, 5, 6, 7, 8 4 क्लास के चैप्टर्स के सिर्फ उदाहरण जो दिया रहता है शुरू में उसका बना ले। सरकारी स्कूल में कम उदाहरण लाता है, इसलिए कोशिश करें प्राइवेट संस्करण से बना ले। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग 2 प्रकार का होता है, वर्बल और नॉन वर्बल, यानी शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक अशाब्दिक का करना है कि एक होता है संख्यात्मक, जैसे मैंने दे दिया 2, 4, 6, 8 है, जैसे मैंने दे दिया 2, 4, 6, तो इसके बाद क्या होगा, तो सिंपल है 2, 4, 2 बढ़ रहा है तो 8 होगा। तो ये हो गया हमारा अशाब्दिक। इसी में अगर कोई कभी होता है फिगर वाला दे दे, एक फिगर इस तरह है, 2 है, 3 है, इस फिगर में अगर 1, 2, 3, 4 है तो नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5 होगा। तो सब शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह के टीचर वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के रीजनिंग आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा काफ़ी कम रहेगी, इसलिए डरना नहीं है। इसको भी किसी बच्चे के नवोदय के बुक से रिवाइज कर सकते हैं, या किसी 5, 6 क्लास के बच्चे जो नवोदय सैनिक BHU सिमुलतला देते हैं उससे अगर आप रिवाइज करें तो आपका रीजनिंग भी नहीं छूटेगा। मुझे लगता है GS का अगर इस तरह से पढ़े तो हमारा कम से कम 100% क्वेश्चन का तो अप्रोच नहीं कहूँगा, लेकिन मोर देन 80% क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो पाएंगे और हमारा BPSC का हेड टीचर का रिजल्ट आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे इसके अगले सेक्शन यानी DLED सेक्शन के बारे में। ये 75 नंबर मैंने GS के बारे में बताया, अब DLED सेक्शन के बारे में मैं फिर अगले वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ 1 से 2 दिन में ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।